हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 12 जो दिल्ली के सुल्तान में से आई है, चौथी बार वर्कशीट आ रही है आपके इस चैप्टर में से। तीसरा चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। आज हमने पहले खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, तुगलक वंश के बारे में। और खिलजी वंश के जो शासक थे वो क्या करते थे, गुलाम रखते थे अपने, मतलब हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब सूबेदार और जो सैनिक होते थे उनको उनसे जो जमींदार होते थे, सामंत होते थे, उनसे जो कर इकट्ठा करने का अधिकार खुद ले लिया था। वो खुद ही कर निर्धारित करने लगा था अलाउद्दीन खिलजी। और सामंतों और जमींदारों को भी कर देने के लिए उसने मजबूर किया था। 3 तरीके कर होते थे। खिलजी कृषि के ऊपर कर था जिसको खराज कहते थे, और मवेशियों के ऊपर कर, घर के ऊपर कर लगाया था उसने। और जो उसको भी बताया गया कि क्या बोलते थे, गुलाम को फारसी में बादमा कहते थे। जो भी है उसमें पिछले वाली में वर्ड दे रखा है फारसी भाषा में गुलाम को क्या कहा जाता था। और ये सारी चीज़ें आपने, कृषि पर लगाए जाने वाले कर को खराज कहते थे, ये भी आपने पढ़ना है। और अब तुगलक वंश और खिलजी वंश के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में कौन से सुल्तान थे जो दिल्ली सल्तनत में आए। तुगलक वंश के बाद लोधी वंश, सैयद वंश और सूरी वंश ने शासन किया दिल्ली पे। 12वीं शताब्दी से लेके 1526 तक दिल्ली के सुल्तान रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में। और उसके बाद तो जो चौथा चैप्टर है मुगल बादशाह वाला आ जाएगा। तो तुगलक वंश जब राज करता था उसके बाद कौन से, लोधी वंश, सैयद वंश और सूरी वंश। जो सूरी राजवंश का शेर शाह सूरी था, उसका जो राज्य था वो तो छोटा था लेकिन बहुत प्रभावशाली राज्य था, उसका शक्तिशाली राज्य था। तुगलक वंश के बाद लोधी वंश, सैयद वंश और सूरी वंश के ने दिल्ली पर राज किया। और सूरी वंश का जो शेर शाह सूरी था, उसका राज्य तो छोटा था जिसमें वो शासन करता था लेकिन बहुत शक्तिशाली था। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी कि जो उसके बाद के जितने भी सुल्तान या राजे आए वो उनके लिए मिसाल बन गई। यानी कि उसकी प्रशासन जैसे वो अपना शासन करता था, राज करता था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से करता होगा। जो उसकी प्रशासन व्यवस्था थी, लोगों के ऊपर राज करने की व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी, जिसको उसके बाद वाले राजे थे उनके लिए वो मिसाल बन गई प्रशासन व्यवस्था। और उसके अनुसार उसके बाद आने वाले राजाओं ने भी वैसे ही प्रशासन चलाने की कोशिश की। और उसके बाद बंगाल, मतलब जब 1526 के आसपास ये दिल्ली सल्तनत खत्म होने वाली थी, दिल्ली के सुल्तानों का राज खत्म होने वाला था, उस टाइम बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ राज्य और अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आई थी। ये सारे नाम है जो शहरों के या राज्यों के: बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और अफगान शासक जब दिल्ली सल्तनत खत्म होने वाली थी उस टाइम अस्तित्व में आए थे। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य और अफगान शासक जो अफगानिस्तान से आए थे वो दिल्ली सल्तनत के जब 1526 के आसपास खत्म होने वाली थी उसी टाइम अस्तित्व में आई थी। ये इतना ही है इसके बारे में। तो बाकी वही फिर जो खिलजी वंश और मोहम्मद तुगलक का वंश वो है, उनके बारे में ही फिर दे रखा है। खिलजी वंश का जो अलाउद्दीन प्रभावशाली शासक था और तुगलक वंश का मोहम्मद, इनके जो प्रशासन करा था इन्होंने, जैसे ये अपने राज करते थे उसके बीच में क्या अंतर था। इसने, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अपने राज्य को आक्रमण से, हमले से, दूसरों के हमलों से बचाने के लिए एक विशाल स्थायी सेना बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो जिस भी राज्य में राज करता था उसको दूसरों के हमलों और आक्रमणों से बचाने के लिए एक विशाल स्थायी सेना बनाई थी। और मोहम्मद तुगलक ने एक बहुत बड़ी सेना इसलिए बनाई थी कि वो ट्रांस ऑक्सियाना जगह पर हमला करना चाहता था।
कि वो ट्रांसऑक्सियाना पर मोहम्मद तुगलक हमला करना चाहता, इसलिए उसने एक बड़ी सेना बनाई थी। और इसने अपने सैनिकों का, ये लोग क्योंकि सैनिक इनके रक्षक होते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे, जो शासक होते थे, सुल्तान होते थे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने सीरी नाम की जगह पर अपने सैनिकों के रहने के लिए इंतजाम किया था। आपको भी पता, सैनिकों के रहने की जगह को गैरिसन कहते हैं। तो सीरी नाम की जगह पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के रहने के लिए जगह बनाई थी, यानी कि गैरिसन शहर बनाया था। और ये जो मोहम्मद तुगलक है, इसने तो दिल्ली के जो 4 पुराने शहर थे वही खाली करवा दिए थे वहाँ रहने वाले लोगों से सैनिक छावनी बनाने के लिए। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के 4 पुराने शहरों में जो लोग रहते थे उनसे वो शहर खाली करवा के उन चारों पुराने शहरों को, दिल्ली के शहरों को सैनिक छावनी बना दिया था। ये सैनिकों का पेट भरने के लिए गंगा जमुना नदियों के बीच की जगह पर जो लोग खेती करते थे उनसे मतलब अनाज वगैरह कर के रूप में अनाज वगैरह लेकर इकट्ठा करके ये अपने सैनिकों का पेट भरता। अलाउद्दीन खिलजी गंगा जमुना नदियों के बीच की जो भूमि थी उसके ऊपर जो किसान वगैरह खेती करते थे उनसे कर लेता था ये अलाउद्दीन खिलजी। और वो कर किसके रूप में, उपज के रूप में, यानी कि जो वो अनाज वगैरह उगाते थे वो उनसे अनाज वगैरह कर के रूप में लेकर अपने सैनिकों का पेट भरता था। गंगा जमुना के बीच में मोहम्मद तुगलक भी उन्हीं लोगों से जो गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र भूमि पर खेती करके अपना जीवन चला रहे थे उनसे ये कर लेता था, उनसे कर लेकर अपने सैनिकों को खिलाता था। लेकिन इसने वहाँ पर जो सैनिक अपने सैनिकों की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गंगा जमुना के एरिया में जो लोग खेती करते थे उनका कर भी बढ़ा दिया था। गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया जाता था। फिर गंगा जमुना नदियों के बीच में भूमि थी, उससे वहाँ पर जो किसान खेती करते थे उनसे ये कर लेकर अपने सैनिकों का पेट भरता था। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब वहाँ जो कर ले रहा था और भी कर उन लोगों का बढ़ा दिया था ताकि ये अपने सैनिकों की बाकी जरूरतें भी पूरी कर सके। ये अपने सैनिकों को नगद देता था। एक तो आप पढ़ चुके हो, जो मतलब हमने पढ़ा था पिछले उसमें कि कुछ लोग थे, सुल्तान थे, जो अपने सैनिकों को कुछ एरिया दे देते थे, कुछ इलाका दे देते थे, जिससे वो राजस्व इकट्ठा करके अपना वेतन पूरा करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो इलाका नहीं देता था लोगों को, वो अपने सैनिकों को वो सीधा नगद पैसे देता था उनके वेतन के रूप में। और ये भी मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। और बट इसने वो वहाँ कीमतें बढ़ रही थी उसके राज्य में, हर वस्तु महंगी हो रही थी, तो इसने कीमतों को नियंत्रित नहीं किया था। इसने सैन्य सुधार से अपने सेना में सुधार किए थे। राजस्व इकट्ठा करने के आपने भी देखा, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 3 तरीके के कर लगाए थे, खराज, खेती पर कर, मवेशियों पर कर, घर पर कर लगाए थे। तो इसके द्वारा जो सैन्य सुधार और राजस्व सुधार किए गए थे वो सफल रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने, आपने देखा, 3 तरीके के कर लगाए थे और भी सैन्य सुधार वगैरह भी करे थे, जो वो सारे सफल रहे थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक के जो सैन्य प्रशासनिक सुधार थे वो सारे असफल रहे थे। मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक सुधार असफल रहे थे। इस ये कीमतें बढ़ने से भी नहीं रोक पाया था। इसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, उसमें भी हार गया था। फिर इसने जो ट्रांसऑक्सियन पर हमला करना था वो उसकी योजना छोड़ दी थी, और ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए जो इसने बड़ी सेना बनाई थी उस बड़ी सेना को भी इसने भंग कर दिया था। तो इसका मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी सफल प्रशासक था, जो राजा था, जो सुल्तान था, एक सफल अच्छा वो था, सुल्तान हुआ। और ये मोहम्मद तुगलक मतलब सफल नहीं हो पाया जो ये करना चाहता था। कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी का, जब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप
सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चाहिए उसका। अब तो आप क्या करोगे, तो आप अब क्या करेंगे, हम सुल्तान से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारा कर माफ़ कर दे। अब अलाउद्दीन खिलजी में मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर, जो मैंने अभी पढ़ाया था यही आपने सारा लिखना है, ये दोनों का। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था और मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा था, कौन सफल रहा था कौन सफल, ये सारा लिखना है आपने इसके आंसर में। और नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार शासकों के नाम लिखने हैं, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो तुगलक वंश के ये है गयासुद्दीन तुगलक, ये 1320 से 1324 तक रहे थे। और मोहम्मद तुगलक है 1324 से 1351 ईस्वी तक। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। लोधी वंश के बहलोल लोधी 1451 से 1490 से एक साल कम लगा लो कि 1489 तक रहे थे। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहे थे। ये आपका उसका आंसर है जो बाद में है।